नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 विषय हिंदी कोर्स क्षितिज भाग 2 काव्यखंड प्रीवियस पेपर 2009 से लेकर 2016 तक। पाठ का नाम है फसल, जिसके कवि हैं नागार्जुन। देखो, जो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 हिंदी कोर्स चलती है और क्षितिज भाग 2 काव्यखंड, तो इसमें जो प्रीवियस पेपर यानी जो पहले पूछे गए 2009 से लेकर 2016 तक, इस पाठ से जितने भी बोर्ड में प्रश्न पूछे गए वो हम आपके सामने लेकर आए। इससे छात्रों को ये लाभ होता है कि उन्हें जो प्रश्न परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते उनका स्तर किस तरह का होता है, तो उसमें उनको अनुभव मिलता है और उनकी तैयारी पहले से ज्यादा मजबूत होती है। क्योंकि जो हमारे अभ्यासकार में प्रश्न दिए होते हैं वो थोड़े कैसे होते हैं, सरल होते हैं, लेकिन जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं उनका स्तर थोड़ा अच्छा होता है। तो इन प्रश्नों के माध्यम से छात्र प्रश्न के स्तर समझ जाएंगे और तैयारी भी वो अच्छी कर पाएंगे। वो ये अनुभव कर पाएंगे कि किस तरह से हमें प्रश्न तैयार करने चाहिए, पाठ को कितनी गंभीरता से पढ़ना चाहिए। तो ये देखो, मूल रूप से तो सीबीएसई बोर्ड के लिए है, उसमें जो प्रश्न पूछे गए, लेकिन अन्य बोर्ड इन प्रश्नोत्तरों के माध्यम से अपना अभ्यास कर सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो आपके सामने कुछ हमने फॉर्मेलिटी लिखी है, पहले उसको हम पढ़ देते हैं कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स पाठ फसल, जिसके कवि नागार्जुन से आए 2009 से लेकर 2016 तक महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर दोनों ही रहेंगे। तो प्रश्न उत्तर। अब 2009 में प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था, फसल कविता में फसल उपजाने के लिए जिन आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, क्या ये तत्व एक दूसरे पर आधारित होकर ई फसल की उपज में सहायक होते हैं? समझाकर लिखिए। इसको एक बार हम और पढ़ देते हैं। फसल कविता में फसल उपजाने के लिए जिन आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, क्या ये तत्व एक दूसरे पर आधारित होकर फसल की उपज में सहायक होते हैं? समझा कर लिखिए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। फसल में फसल उपजाने के लिए नदियों का पानी, सूरज का प्रकाश, वायु, मिट्टी के प्राकृतिक गुण, किसान का परिश्रम आवश्यक है। यानी फसल के लिए किन किन की आवश्यकता रहती है? नदियों का पानी यानी जल, सूरज का प्रकाश, वायु यानी हवा, मिट्टी के प्राकृतिक गुण, किसान का परिश्रम, ये आवश्यक है ना। ये मूल रूप से जो दिए ये तो मुख्य हो गए। अब उसके आगे क्या लिखेंगे? ये सभी तत्व एक दूसरे पर आधारित हैं, यानी इन सभी तत्वों के मिलने से ही, योगदान से ही फसल तैयार होती है। अगर इनमें से हम एक को हटा देंगे तो फसल तैयार नहीं होगी। मिट्टी में उर्वरा की शक्ति है, नदियों का जल सिंचाई करता है, सूर्य की गर्मी व हवा का सहयोग अर्थात प्रकृति का योगदान व किसान की मेहनत से ही फसल खड़ी होती है। अगर इनमें से एक भी तत्व कम हो जाए तो फसल की उपज नहीं होगी। ये सभी तत्व अन्योन्याश्रित हैं, यानी ये सब अन्योन्याश्रित का अर्थ है कि सारे तत्व एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। इन सब में से किसी एक को हटाएंगे तो फिर फसल तैयार नहीं होगी। अब आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा बताने से पहले अब आपके मन में आएगा कि क्या 2009 में 2 प्रश्न पूछे गए? नहीं भाई। देखो, सीबीएसई बोर्ड के अलग अलग रीजनल ऑफिस हैं, जैसे अजमेर है, दिल्ली है, इलाहाबाद है, भोपाल है, पुणे है, ऐसे कई हैं। तो अलग अलग रीजन के कभी कभी क्या होते हैं, अलग अलग एक ही पार्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सारे रीजनलों के भी प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। तो कैसे क्या पूछा गया था? कवि ने फसल कविता में फसल को हाथों के स्पर्श की महिमा क्यों कहा है? तो चलो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। तो इसका उत्तर इस प्रकार से रहेगा, यद्यपि फसल को उपजाने के लिए नदियों का पानी, सूर्य का प्रकाश, लगातार बहती वायु, मिट्टी के गुण धर्म का विशेष महत्व है। यानी क्या कहा? यद्यपि यानी फसल को उपजाने के लिए नदियों का पानी, सूर्य का प्रकाश, लगातार बहती हवा यानी वायु, मिट्टी के गुण धर्म यानी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है, इनका विशेष महत्व होता है। फिर उसके आगे हम लिखेंगे, इनमें लेकिन इसमें किसानों द्वारा किए गए परिश्रम का अत्यधिक महत्व है। मनुष्य के हाथों के स्पर्श की गरिमा के बिना फसल अपने अस्तित्व में नहीं आ सकती। फसल का लहलाना मनुष्य के श्रम का ही परिणाम है। तो ये पूछा गया था कि परिणाम है। तो प्रश्न में क्या पूछा था?
हाथों के स्पर्श की महिमा। हाथों के स्पर्श का अर्थ होता है छूना। इसका मतलब ये नहीं कि किसान ने फसल को छू लिया, टच कर लिया तो फसल तैयार होगी। इसका कहने का मतलब ये है कि जो फसल खड़े होकर लहलाती है, दिखाई देती, उनमें जो किसान और मजदूर हैं, यानी वो मनुष्य है, उनके हाथों यानी पूरा शरीर क्या करता है, मेहनत करता है हाथों से, उसी के परिणाम स्वरूप ये फसलें तैयार होती हैं। इसीलिए वो कहा गया कि हाथों के स्पर्श की गरिमा, यानी हाथों द्वारा किए गए मेहनत या परिश्रम के परिणाम स्वरूप फसल तैयार होती है। अब आता है फिर 2000, देखो इसमें 10-11 दिया नहीं है, तो 2010 और 11 में फसल पाठ से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था, इसलिए हमने उसका यहाँ उल्लेख नहीं किया। फिर आता है 2012, तो 2012 में प्रश्न बहुत छोटा पूछा था, कवि के अनुसार फसल क्या है। तो ये प्रश्न आप सबको आता होगा, लेकिन फिर भी हम इसका उत्तर देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, कवि के अनुसार फसल प्रकृति और मनुष्य के समन्वय एवं सहयोग का परिणाम है। नदियों के पानी का जादू, मनुष्य के परिश्रमी हाथों का स्पर्श, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, उसका गुणधर्म, हवा का जीवनदायी तत्व एवं सूर्य की किरणों का रूपांतरण है। इन सबका मिश्रित रूप ही फसल है। तो एक बार मैं और आपको दिखा दूं, तो कवि, देखो प्रश्न पूछा था कि फसल क्या है, तो कवि के अनुसार फसल क्या है, प्रकृति और मनुष्य के समन्वय एवं सहयोग का परिणाम है। तो प्रकृति क्या है, आपका सूरज, नदियों का जल, हवा, मिट्टी, ये क्या प्रकृति, और मनुष्य यानी मनुष्य, किसान और मजदूर, समन्वय एवं सहयोग, यानी एक दूसरे के सहयोग से ही क्या होता है, फसल तैयार होती है। तो फिर दिया है कि नदियों के पानी का जादू है, क्यों, फसल यानी नदियों के पानी का योगदान रहता है, मनुष्य के परिश्रमों का स्पर्श होता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति होती है, उसका गुणधर्म, हवा का जीवनदायी तत्व एवं सूर्य की किरणों का रूपांतरण है। इन सब का मिश्रित रूप ही फसल है, यानी इन सब के सहयोग से फसल खड़ी होती है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि किसी भी फसल को तैयार करने में नदियों के पानी का योगदान होता है, मिट्टी के गुणधर्म का योगदान होता है, किसानों का परिश्रम का योगदान होता है, और सूर्य की किरण तथा हवा, इन सब का सहयोग से ही क्या होती है, फसल तैयार होती है। अब आता है अगला प्रश्न। तो प्रश्न पूछा गया था इस प्रकार से, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यानी इस पंक्ति का क्या भाव है, तो इसका उत्तर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो उत्तर कैसा रहेगा, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, पंक्तियों द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि फसल सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है। पौधों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तभी वे अपना भोजन बनाते हैं, इसी से फसल बढ़ती है और विकसित होती है। हवा का स्पर्श फसल को जीवंतता प्रदान करता है। फसल को विकसित करने में हवा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हवा की थिरकन फसल को सजीवता प्रदान करती है। थिरकन का मतलब यानी वाइब्रेट करना, हिलना डुलना। अब आपको लगेगा कि सूर्य की किरणों से तो फोटोसिंथेसिस होकर फसल तैयार हो जाती है, लेकिन हवा का उसमें योगदान क्या है, तो ध्यान रखना हवा का भी योगदान होता है, क्योंकि प्रकृति ने बनाई इसीलिए हवा को है। हवा का होती, जब हवा अच्छी चलती है तो देखो कभी पूरब चलती, पश्चिमी चलती, तो पश्चिम हवाएं चलती है तो क्या होती हैं, उसमें कीट पतंगे नहीं पनप पाती, इसलिए फसल क्या होती है, ज्यादा तेजी से ग्रोथ करती है। ध्यान रखना फसल का भी योगदान रहता है। फसल क्योंकि वो जो नहीं, हवा क्या करती है, वह टेम्परेचर को भी, जैसे कहीं गर्मी पड़ रही वहां से गर्म हवा लाती, ठंडी पड़ती तो ठंडी हवा भी लाने का काम हवा का ही रहता है। तो हवा का योगदान भी है। अब आता है फिर आपका 2013। तो 2013 में पूछा गया प्रश्न इस प्रकार से था। तो उसमें उन्होंने पूछा था, नदियों का पानी जादू का काम कैसे करता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि नदी का पानी कैसे जादू का काम करता है। तो जादू ऐसे करता है, देखो फसल अनेक नदियों के जल से सिंचित होती हैं, यानी फसलों को नदियों के पानी से सींचा जाता है। नदियों का जल फसल के रूप में परिणत होकर सामने आता है। मिट्टी के आगे फिर भीतर बोए हुए बीजों का
पर नदियों का पानी जादू का असर करता है। इसी प्रभाव से बीज अंकुरित होते हैं और धरती को चीर कर बाहर निकलते हैं और फिर धीरे धीरे विकसित होकर फसल का रूप धारण करते हैं। यह नदियों के जल का जादुई प्रभाव है। अब ऐसे समझ लो कि नदियों के जल का जादुई प्रभाव क्या। कवि का कहने का अर्थ यह है कि जब हम खेत में क्या करते, मिट्टी में बीज बो देते हैं, ठीक है, तो उसमें नमी के कारण, यानी जो नदी के द्वारा हमने जल डाला था, फिर उसकी जुताई की थी, नमी के कारण पौधा क्या होता है, उगाता है। फिर उसके बाद हम जब पौधा बड़ा हो जाता है यानी फसल, तो उसमें हम फिर पानी डालते हैं। जब पानी डालते हैं तो क्या होता है, पानी के माध्यम से मिट्टी में जो तत्व होते हैं, कौन पौधे को चाहिए, वो घुल जाते हैं और उसी के कारण क्या होता है, फिर जो पौधा होता है वो अपनी जड़ों से क्या करता है, जड़ों के माध्यम से जो उसमें पोषक तत्व होते हैं उनको क्या करता है, खींचता है, यानी जड़ों के माध्यम से पूरे पौधे में पहुंचता है। तो इस प्रकार पानी का इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से क्या होता है, जादू ही कहलाता है। आपने देखा होगा अगर मिट्टी कितनी भी अच्छी हो, कितनी उर्वरक हो, अगर उसमें नमी या पानी की मात्रा कम हो जाती है तो पौधा कुमलाने लगता है। तो पानी का क्या होता है, जादू होता है, क्योंकि पानी क्या करता है, मिट्टी को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी तरल पदार्थ में, तभी तो मिट्टी के पोषक तत्व जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा नदियों के जल का जादुई प्रभाव। अब उसके बाद फिर 2013 में प्रश्न पूछा गया था इस प्रकार से, फसल के उत्पन्न एवं फलदायी होने में मनुष्य के हाथों की क्या महिमा है, यानी कुल मिलाकर फसलों को तैयार होने में मनुष्य के हाथों की महिमा। तो उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, फसल के उत्पन्न होने से लेकर उसके फलदायी होने में मनुष्य के हाथों की महिमा। फलदायी मतलब फसलों में फल आना। किसान अपने हाथों के अथक प्रयास एवं परिश्रम से फसल उत्पन्न और विकसित करता है। वही बीज बोने से लेकर फसल के विकास तक प्रत्येक चरण को संभव कर उसे फसल के रूप में बदलता है। हर मौसम में कठिनाई का सामना करता है और फसल का संरक्षण करता है। कौन करता है, किसान करता है। उसके परिश्रम के अभाव में यह संभव नहीं है। फसल के रूप में उसके हाथों के स्पर्श की महिमा ही फलीभूत होती है। देखो कवि का ये कहना है कि अगर मान लो बीज बो दो या बीज गिर जाए खेतों में, अगर किसान उसमें निराई गुड़ाई, देखो बीज बोने का ही काम किसान करता है, बीज नहीं बोएगा तो कहां से पौधा उगेगा, पौधा नहीं उगेगा तो फसल नहीं तैयार होगी। तो किसान ही क्या करता है, बीज बोता है, फिर उसमें अंकुरित होकर पौधा निकल आता है, फिर किसान उसके बाद क्या करता है, उसमें जो खरपतवार होता है, घास होती है, उसको काटता है, उसकी निराई गुड़ाई करता है, फिर उसमें जल डालता है, तब जाकर वो क्या होता है, पौधा बढ़ना शुरू होता है। इसीलिए कहा गया है कि हाथों की स्पर्श की महिमा फलीभूत होती है। हाथों का महत्व होता है, अर्थात किसानों या मजदूरों के हाथों का परिश्रम के कारण भी फसल तैयार होती है। प्रश्न नंबर 7, फसल उगाने के लिए कौन से तत्व आवश्यक माने गए? तो देखो जो गांव के किसान के बच्चे हैं, जिनका ग्रामीण परिवेश से, खेती बाड़ी से जुड़े, उन्हें तो मालूम रहता है, वो तो ऐसे आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन जो नगरीय परिवेश में रहते हैं उन्हें थोड़ा कठिन होगा, इसलिए उनको पढ़ना आवश्यक है। तो उत्तर इस प्रकार से रहेगा, फसल उगाने के लिए किसान एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आवश्यक है। फसल किसान के परिश्रम और प्राकृतिक तत्वों, प्राकृतिक तत्व क्या है, हवा, मिट्टी, पानी, जल का प्रतिरूप यानी जल का प्रकाश है। फसल के लिए नदियों का पानी, मिट्टी के गुणधर्म अर्थात उसकी उर्वरा शक्ति, सूरज का प्रकाश, हवा का स्पर्श एवं किसान के हाथों के कठोर परिश्रम आवश्यक है। इन तत्वों के बिना फसल उगाई नहीं जा सकती है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो प्रश्न क्या था आपका, फसल उगाने के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक माने जाते? तो वही घूम फिरा के उत्तर लिखना रहता कि फसल उगाने के लिए कौन कौन से तत्व हैं। तो प्राकृतिक संसाधन और मनुष्य। तो प्राकृतिक संसाधन आप ऐसे भी लिख सकते कि फसल उगाने के लिए मिट्टी, नदी का जल, सूर्य की किरणें, हवा और किसान का परिश्रम, ये तत्व महत्वपूर्ण है। इन तत्वों के सहयोग से फसल तैयार होती है। अब आते हैं 2015, 16, 17, 18 यानी इन 4 वर्षों में, इन सत्रों में लघुत्तरात्मक प्रश्न नहीं पूछे गए थे। यानी इस पाठ से संबंधित 15, 16, 17, 18 में किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। तो जब प्रश्न ही नहीं पूछा गया तो उसका उत्तर कहां से लिखेंगे? तो अब हम आपको बताते हैं कि
हमने इस पाठ से संबंधित इसकी व्याख्या, इसके प्रश्न उत्तर, MCQ सभी हमने तैयार किए हैं, और नहीं तैयार होंगे तो हम तैयार करके इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर लिंक भेज देंगे, तो आप इन प्रश्न उत्तरों के साथ उनको भी पढ़ और समझ सकते हैं। और मैं इन सभी सामग्री को www.hindibharati.in पर हम क्या कर देते हैं, समय जैसे ही मिलता है हम इस पर पोस्ट कर देंगे, तो यहाँ जाकर आप इनको पढ़ सकते, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये जो 2009 से लेकर 2016 तक, 16 क्यों कहो, ये कहो 2014 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षा में, इनमें से आपको कौन से प्रश्न कठिन लगे, कौन से प्रश्न सरल लगे, आप इन प्रश्नों के हिसाब से अपनी तैयारी भी समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। अगर आप ये सारे प्रश्नों के उत्तर आते थे तो इसका मतलब आपको ये पार्ट बहुत अच्छा तैयार, अगर नहीं आ रहे, कठिनाई आ रही थी, तो इनको एक बार फिर इसी तरह से हम समझ लेंगे कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं और उनके उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। अगर इससे संबंधित, पाठ से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट हो, प्रश्न हो, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।